हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं वापस आ गया हूं एक दूसरी एक्सरसाइज लेकर। दिस इज 1.3। हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था 1.2 और आज हम करेंगे 1.3 एक्सरसाइज, ठीक है। और 1.3 करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि एक्चुअली 1.3 एक्सरसाइज रेशनल और इरेशनल पे बेस्ड है ना। रेशनल और इरेशनल, आप रेशनल समझो इरेशनल समझो, पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, है ना। पता चले हम प्रोसेस तो पूरा सीख लें पर हमें यही नहीं पता रेशनल क्या है और इरेशनल क्या है। बच्चों, इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि रेशनल क्या है और इरेशनल क्या है, इसके अकॉर्डिंग, इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, तो बच्चों सिंपल सी बात है, सिर्फ दो चीजें सीख लो। अगर रूट के अंदर कोई एक ऐसा नंबर आ गया, अगर रूट के अंदर कोई एक ऐसा नंबर आ गया जो बाहर निकलने की काबिलियत रखता हो, जैसे यह स्क्वायर रूट, मैं इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं बच्चों आपको। अगर रूट 16 है तो भैया आप क्या कर सकते हो, आप कहोगे सर आई कैन राइट 4 into 4, है ना। या फिर आई कैन राइट सर -4 into -4, है ना। तो बच्चों आप कहोगे कि सर इस पोर्शन के तो अपने आंसर आ सकते हैं भाई सर, या तो 4 बाहर आ जाएगा या फिर -4 बाहर आ जाएगा सर, तो ये तो इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो बच्चों ये हो गया अपना रेशनल। पर क्या 3 इसके बाहर आ सकता है, तो आप कहोगे नहीं सर, 3 जो है अंदर बेचारा फंस चुका है, वो बाहर नहीं आ सकता। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस एक्सरसाइज के हिसाब से मैंने आपको रेशनल और इरेशनल समझाया है, ठीक है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है भैया, निकालते हैं रूट 5 इज इरेशनल। बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को आगे कराने से पहले ही एक बात बता देना चाहता हूं कि इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है ना, एक तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप मेमोराइज करना है, आपको ध्यान रखना है कि हाँ सर इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। देखो जो टीचर्स या जो भी ये बोलते हैं ना कि मैथ्स में रटा नहीं जाता, मैथ्स में समझा जाता है, बच्चों आई डोंट सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। ऐसी बात नहीं है, मैथ्स में कई चीजें आपको मेमोराइज भी करनी पड़ेंगी और बहुत मेजॉरिटी ज्यादा चीजें आपको समझनी चाहिए। समझना और मेमोराइज करने में छोटी सी बारीक लाइन होती है बच्चों, ध्यान रखना। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का है कि हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें इरेशनल, ऑल्दो दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि ये इरेशनल है। बच्चों अब अपन प्रूविंग की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना कि प्रूव करो ये इरेशनल है, प्रूफ करो ये दूसरा नंबर इरेशनल है, हम अपोजिट चलते हैं। वी ऑलवेज राइट आवर फर्स्ट लाइन बिल्कुल इससे उल्टा, मान लेते हैं कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन विल बी लेट अस सपोज या लेट अस अज्यूम, कुछ भी लिख सकते हो आप। लेट अस सपोज रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, हम रेशनल मान लेते हैं इसको, ठीक है। लेट अस से कि ये रेशनल नंबर है, चलो थोड़ी देर के लिए हम रेशनल मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा अगर ये रेशनल है तो बच्चों आपने छोटी क्लास यानी 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि अ रेशनल नंबर कैन बी रिटन इक्वल टू P अपॉन Q, है ना। P अपॉन Q फॉर्म में हम एक रेशनल नंबर को लिख सकते हैं। तो बच्चों रेशनल जो हमारा रूट 5 हमने रेशनल मान लिया है, हम उसको P अपॉन Q के फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इसको रेशनल मान चुके हैं तो बच्चों ये P अपॉन Q फॉर्म के इक्वल टू लिखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि रेशनल की आइडेंटिटी, रेशनल की पहचान ये होती है, हमने इसको रेशनल मान लिया है तो हम इसको P अपॉन Q रेशनल की आइडेंटिटी के इक्वल लिख देंगे। पर आपको एक लाइन बहुत जरूरी लिखनी पड़ेगी, क्या? ब्रैकेट में लिखोगे Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये सबको पता है बेटा, कोई नई चीज नहीं है ना कि सर आपको बताएं कि बेटा Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, नहीं, ये क्लास 8 में भी पढ़ा है आपने। वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड, बच्चों ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, एंड P एंड Q आर को प्राइम्स। अब बच्चों को प्राइम्स क्या होते हैं तो बता दे रहा हूं आपको मैं, को प्राइम्स क्या होते हैं, सुनो इधर समझते हैं साइड में, ठीक है। चलो बच्चों 3/6 दिया सपोज मैंने एक आपको नंबर, ठीक है।
क्या ये नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है? तो आप कहोगे नहीं सर। आप कहोगे सर ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है और ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है ना? तो आप कहोगे सर 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 3 and 6, कह सकते हो। तो आप क्या करोगे, इसको 3 से उड़ा दोगे, इसको 3 से उड़ा दोगे। व्हाट डू यू हैव? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। बच्चों अब ये और फर्दर डिवाइड हो सकते हैं और फर्दर सिंपलेस्ट हो सकते हैं। आप कहोगे नहीं सर। बच्चों इसी टाइप के फ्रैक्शन को या इसी टाइप के रेशनल नंबर्स के p और q को हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बच्चों जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, राइट? को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। आप उनको डिवाइड और आगे कर ही नहीं सकते। भैया देख लो 1 और 2 का तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये को प्राइम्स होते हैं। को प्राइम्स क्या होते हैं भाई? कोई भी फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट गिरे हुए फॉर्म में, बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है? चलो आगे चलते हैं बच्चों। इस लाइन से तो बच्चों आपको यही समझ में आ रहा होगा कि p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि p और q अपने सिंपलेस्ट, अपने लोएस्ट फॉर्म में है, ठीक है? चलो भाई आगे चलते हैं बच्चों। लेट मी जस्ट इरेज। देखो हार्पिक यूज नहीं करूंगा ना तो ये ब्लैक स्पॉट्स छोड़ देगा। चलो भाई आगे अपन एक स्टेप और आगे चलते हैं बच्चों। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, हल्का सा, लेकिन आपको लिखते जाना है बच्चों, बिकॉज मुझे इरेज करना पड़ेगा। लिखते जाना आप लोग साथ ही साथ, ठीक है? अब मैं जब समझा रहा हूं ना तब आप पेन कॉपी छोड़ देना। अब समझो, देखो बच्चों, अब आप क्या करोगे, आप q को यहां भेज दोगे। यहां डिवाइड में है, यहां पर बच्चों √5 के पास q जाएगा तो बच्चों इज इक्वल टू p हो जाएगा, है ना? मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके। बच्चों आप स्क्वायरिंग करोगे। चलो भैया स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना? ये चीजें, यही चीजें मैं मेमोराइज करने की बात कर रहा हूं कि भैया आपको मेमोराइज ये करना है कि अब मुझे स्क्वायर करना है, अब मुझे इसको यहां भेजना है। ये चीजें आपको दिमाग में सेट करनी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, लेट अस से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे आप स्क्वायर करोगे बच्चों, √5 5 हो जाएगा, q के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, p पे ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो 5q² इज इक्वल टू p²। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? पलट के लिख दो इसको, पलट के लिख दो। चलो भैया पलट के लिख दो। एक एक स्टेप समझ लो आप, क्योंकि जब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट करोगे ना तो आप ध्यान से एक एक स्टेप देखकर समझकर यही फॉलो करना। तो हम इसको पलट देते हैं, हम RHS LHS को स्किप कर देते हैं। इसका भैया हो गया p² इज इक्वल टू 5q²। बच्चों यहां से एक थ्योरम लगती है। अब यहां एक थ्योरम आती है, वो थ्योरम मैं आपको समझा देता हूं, सुनो। आसान है थ्योरम, टफ नहीं है। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं कि जो p² है, p² वो 5 से डिविजिबल है? भाई p² में देखो ना 5 अवेलेबल है, तो आप कह सकते हो हाँ आराम से 5q² को अपन 5 से उड़ा सकते हैं, आराम से डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों इसके बेसिस पे मैं लिख रहा हूं p² इज डिविजिबल बाय 5, इज डिविजिबल बाय 5। अब एक थ्योरम है जो एनसीईआरटी की बुक्स में ही दिया है, अगर आप देखना चाहते हो तो बच्चों देख लेना। इट इज थ्योरम नंबर 1.3 में एनसीईआरटी बुक्स में है, देख लेना उसको। मैं आपको लमसम समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है बच्चों? जैसे कि मैं आपसे कहूं, एक नंबर है मेरे पास, मान के चलो लेट अस से a², और मैंने आपको वो नंबर दिया a², मान के चलो मैंने दिया आपको 49, ठीक है? a² मैंने आपको दिया 49। अब बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं, क्या ये 49 7 से डिविजिबल है? क्या a² 7 से डिविजिबल है? क्या a² 7 से डिविजिबल है? तो आप कहोगे हाँ सर, a² इज डिविजिबल बाय 7। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल 7 से डिविजिबल है। बच्चों सॉल्व करके अगर मैं आपसे कहूं ये क्या आएगा, तो आप कहोगे सर a 7 है, क्योंकि ये a² इज इक्वल टू 7² होगा। a² इज इक्वल टू 7², स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, वी विल हैव a इज इक्वल टू 7। मैंने बोला क्या a² 7 से डिविजिबल है? आपने कहा हाँ। क्या a 7 से डिविजिबल है? a, तो आप कहोगे हाँ सर a भी 7 से डिविजिबल है। बच्चों सेम चीज मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर p² 5 से डिविजिबल है, सो बाय थ्योरम 1.3 बच्चों, 1.3 एक थ्योरम है, पढ़ लेना, यही है थ्योरम जो मैंने यहां गंदा संदासा समझाया है। बच्चों आप स्क्वायर हटा के भी लिख सकते हो, आप बोल सकते हो सर p इज
ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर किसी चीज पर स्क्वायर लगा है, अगर कोई चीज स्क्वायर पर है, फॉर एग्जाम्पल एक और देख लो, जैसे वाई स्क्वायर को मैं वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 9, फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 9, तो आप इस थ्योरम का यूज करके बोल सकते हो सर फिर तो y इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। ठीक है, y स्क्वायर अगर 9 से डिविजिबल है तो y भी 9 से डिविजिबल है, p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल है। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, यू गॉट द थ्योरम ओवर हियर। ठीक है, अभी मुझे इरेज करना दो। ओके चलो बच्चों आगे चलते हैं, इतना कॉपी कर लो, आई एम जस्ट इरेजिंग दिस, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो उफ, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इस लाइन को हाईलाइट कर सकता हूं? एक्चुअली हाईलाइट करना पड़ेगा आपको, इस लाइन को हाईलाइट करना ही पड़ेगा, वो गंदा हो जाएगा। चलो हो जाए, लो भाई हाईलाइट कर दिया इस लाइन को मैंने। ठीक है, आई होप आपको क्लियर दिख भी रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा। आगे चलते हैं बच्चों, टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, 11-12 मिनट हो चुके हैं बच्चों। अब अपन चलते हैं इस लाइन को दोबारा कॉपी करते हैं, इस ब्रैकेट को। ठीक है, चलो p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, अगर p 5 से डिविजिबल है तो क्या अपन ये लिख सकते हैं, लेट p इज इक्वल टू, p को एक ऐसा नंबर मान लो जो 5 से डिविजिबल हो, p को कोई भी नंबर मान लो जो 5 से डिविजिबल हो। अब आप नंबर नहीं मानोगे, आप ये नहीं कहोगे सर 25 ले लो, नहीं, आपको वेरिएबल में नंबर लेना पड़ेगा। लेट अस से लेट p इज 5 और अपन मान लेते हैं k, चलो k मान लेते हैं। ठीक है, अगर हमने शो कर दिया कि भैया p 5 से डिविजिबल है तो अब मैं p की वैल्यू एक ऐसे वेरिएबल के साथ मानूंगा, 5 तो आएगा ही आएगा, 5 से डिविजिबल हो गया ना, 5 तो आएगा, k ले सकते हो, c ले सकते हो, z ले सकते हो, आपका चॉइस है वो तो। ठीक है, यहां चलते हैं बच्चों, p की वैल्यू रख देते हैं, 5k रख दो भैया, 5k और उस पर स्क्वायर लगा दो, इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, है ना, स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि p पर स्क्वायर लगा था बच्चों, ये आ गया 25 और ये आ गया k स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस 5 को यहां भेजो जरा, क्या करेगा, तो आप कहोगे सर ये डिवाइड करेगा, 5k यहां आकर डिवाइड करेगा बच्चों, तो q स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आई 5k स्क्वायर। मैंने एक्चुअली ये वाला पोर्शन यहां लिख दिया, ये यहां लिख दिया बच्चों, इसको भी ब्रैकेट में हाईलाइट कर देंगे अपन। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये पूरा कैलकुलेट हो गया? जैसे आपने p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर पाया था, मैंने q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर पा लिया। फिर से देखो, स्लो चलते हैं, भागेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, p स्क्वायर की वैल्यू देखी, अरे भाई इसमें तो 5 आ गया यार, तो 5 से डिविजिबल है p स्क्वायर, और p स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल होगा। थ्योरम कहता है भाई, ये तो थ्योरम कह रहा है ना। और अगर p 5 से डिविजिबल है तो p एक ऐसा नंबर मान लो जिसमें 5 आता हो, 5k, 5m, 5s, 5z, जो भी मानना हो, और वो चीज इस ब्रैकेट में रख दो और सॉल्व कर दो। बच्चों आपको क्या मिलेगा, आपको q स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग मिलेगा। अब सेम जैसे यहां से एरो बनाया था ना मैंने, इतना पोर्शन यहां भी लिखेंगे। बच्चों क्या मैं कह सकता हूं कि जो q स्क्वायर है, क्या मैं कह सकता हूं कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5? क्या मैं कह सकता हूं? भाई क्यों नहीं कह सकता, बिल्कुल, देखो 5 है तो इसकी अवेलेबिलिटी है, 5 अवेलेबल है, मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो थ्योरम 1.3 क्या कहता है बच्चों, बताओ? 1.3 कहता है कि q भी 5 से डिविजिबल होगा, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, और इसको भी अपन हाईलाइट करेंगे। बहुत पसीना आ रहा है बच्चों, इतना कॉपी कर लो बिकॉज आई नीड टू इरेज, मुझे इरेज करना पड़ेगा ये पूरा पोर्शन। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो। उफ, चलो अब बच्चों ये हो गया, आपने समझ लिया है ना, p स्क्वायर 5 से डिविजिबल था, तो भैया p भी 5 से डिविजिबल है ना।
फिर आपने p की कुछ वैल्यू रखी, ऐसी वैल्यू रखी वेरिएबल में जिसमें 5 तो होगा, फिर आपने वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया। आपको क्या पता चला कि भैया क्यू स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, और अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो यही थ्योरम हमने यहां अप्लाई कर दिया कि क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यार एक बात बताओ, इस लाइन के अकॉर्डिंग और इस लाइन के अकॉर्डिंग बच्चों, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एज वेल एज q? क्योंकि भैया 5 p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 q को भी डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों लास्ट में आई कैन से 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। भाई मैं तो बोल सकता हूं, भाई यहां क्या लिखा है, p इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब 5 p का फैक्टर है। q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, मतलब 5 q का फैक्टर है। तो भैया 5 इज अ कॉमन फैक्टर। अच्छा एक बात बताओ, अगर 5 कॉमन फैक्टर है तो ये वाली लाइन से लड़ाई हो गई फिर इस लाइन की। देखो p एंड q आर को प्राइम्स, इस लाइन का मतलब क्या हुआ था बच्चों, इस लाइन का मतलब हुआ था p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, p और q अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, इन दोनों को और कोई नंबर, सिंगल नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। पर यहां पूरा का पूरा जो क्रियाक्रम अपन ने किया है, जो अपन ने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, उसके बाद अपन ने क्या लिखा, p इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ, सॉरी 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। यार इनमें तो लड़ाई हो गई, p एंड q आर को प्राइम्स, और यहां कह रहा है 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब एक दूसरे के अपोजिट। बच्चों जो हमने माना था ना, जो हमने सपोज किया था, ये गलत था, क्योंकि जब हमने पूरा सॉल्व किया तो हमने ये पाया कि 5 p और q दोनों में अवेलेबल है, ये हमने पाया। और यहां क्या लिख दिया था, p एंड q आर को प्राइम्स। देयरफॉर हमारा सपोजिशन, हमारा लेट, हमारा अंदाजा गलत साबित हुआ। राइट, समझ में आ रहा है? तो हमने क्या अंदाजा लगाया था, हमने क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था कि √5 एक रेशनल नंबर है, और हमारा ये अंदाजा गलत साबित हुआ, क्योंकि लड़ाई हो गई भाई इन दोनों चीजों में। ये वाली लाइन में इन दोनों से ये जो लाइन आई ये, और जो शुरू में लिखी थी, इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो बच्चों अपन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, लेट मी जस्ट इरेज दिस, मैं इरेज कर लूं। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट कॉपीड सो प्लीज पॉज दिस एंड कॉपी करो इसको, ठीक है? मैं यहां पर इरेज कर रहा हूं। अब मैं क्या इरेज कर दूं समझ में नहीं आ रहा है। चलो ये वाला क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं। चलो भैया क्वेश्चन अपना उड़ गया है। चलो क्या लिखेंगे भाई, लड़ाई हो गई, अलग अलग हो गया है ना, एक दूसरे के अपोजिट आ गए, अगेंस्ट हो गया। तो बच्चों अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर, चलो ब्लू से लिख देता हूं तो वो अलग दिखेगा। Therefore, here is a contradiction. Here is a contradiction due to our सपोजिशन। हमने जो सपोज किया था, जो हमने माना था, जो हम एक अंदाजा लेके चले, उसकी वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन आया। हियर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन ड्यू टू आवर सपोजिशन। देयरफॉर √5 is not a rational, but irrational। बच्चों टाइम जरूर लगा है, पर आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सल्यूशन स्टेप बाय स्टेप जो मैंने समझाया है, जो मैंने कोशिश करी है, अपनी बेस्ट कोशिश कि आपको समझा सकूं, ये आपको समझ में आया होगा। ना आई एम इरेजिंग दिस, आप पॉज करके कॉपी कर सकते हो। प्रैक्टिस करना बेटा, √5 की जगह √7 से प्रैक्टिस कर लेना, √11 से कर लेना, √10 से कर लेना, √2, √3, बहुत क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनसे प्रैक्टिस करना। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों तब लगा सकते हो आप
जब एक नॉर्मल रूट में एक ऐसा नंबर हो जो बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है, जैसे √2, √3, √5, √7, √10, √11, √13, √15, ये सारे नंबर्स रूट से बाहर नहीं आ सकते और रूट ब्लैंक होना चाहिए, ऐसा नहीं 2√10, हाँ फिर नहीं लगाओगे ये वाला आप, ठीक है, जैसे 5√3 नहीं, फिर ये नहीं लगेगा, नॉर्मल नंबर आना चाहिए, ठीक है। लेट मी जस्ट इरेज दिस। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको मेरा सॉल्यूशन, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आ रहा है, इफ यू आर लाइकिंग माय वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, आपको समझ आ रही हैं चीजें, तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, शेयर विद योर कलीग्स, सो दैट वो लोग भी इससे सीख सकें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। चलो भाई, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट मी जस्ट वॉच दूसरा क्वेश्चन क्या है। ओके भैया, दूसरा क्वेश्चन इज 3 + 2√5 इज अ इर्रेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है 3 + 2√5 इज इर्रेशनल, ठीक है। मैं कॉपी करता हूं क्वेश्चन। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये है शो दैट 3 + √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। अपना फोन एयरप्लेन मोड पे लगा दूं मैं। 3 + √5, बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है ये। हमें शो करना है, शो दैट 3 + √5 इज इर्रेशनल। और बच्चों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत गौर से सुन लेना बेटा। इस क्वेश्चन में कुछ भी आगे लिखकर नहीं दिया, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, यहां पर √5 ना देके भी इर्रेशनल ही रहेगा, ना देके भी इर्रेशनल ही रहेगा। ध्यान रखना बेटा, ये वो क्वेश्चन नहीं है कि √5 को इर्रेशनल प्रूव करो ना। √5 तो इस क्वेश्चन में आपके पास है कि भैया वो तो इर्रेशनल है, हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। √5, √3 है ना, वो तो प्रूव कर चुके अपन। बच्चों यहां पर आपको 3 + √5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको 3 + √5 को इर्रेशनल प्रूव करना है, ना कि √5 को। √5 तो ऑलरेडी इर्रेशनल है, कभी कभी लिखकर भी दे देते गिवन दैट √5 इज इर्रेशनल, कभी कभी नहीं भी देते हैं, पर वो है, आप ले सकते हो। आगे चलते हैं बच्चों, वही कॉन्ट्रडिक्शन, वही आपका सपोज, ठीक है। सपोज करते हैं, लेट अस सपोज 3 + √5 इज अ रेशनल नंबर, है ना, इज अ रेशनल नंबर। बच्चों ये फर्स्ट वाले से बल्कि छोटा है और इजी भी है। अब अगर √3 + √5 इर्रेशनल है, रेशनल मान लिया है हमने, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 3 + √5 कैन बी रिटन इक्वल टू P/Q, है ना। आप सबको पता है क्या होता है भैया, Q तो 0 के इक्वल नहीं होगा, वी विल राइट Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वी विल राइट वन मोर थिंग, क्या भैया, P and Q आर को प्राइम्स, ठीक है, वही चीज, आर को प्राइम्स। अच्छा इंटीजर्स भी हैं ये भाई, हर एक नंबर इंटीजर होता है ना, P Q जो भी हो, मैं तो कह रहा P कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है यार, Q कुछ भी हो सकता है, पर इंटीजर तो होंगे ना, ठीक है। अब आपको यहां क्या करना है भाई, आपको √5 खाली बचाना है, खाली मतलब उसको एम्प्टी करो। देखो जो रूट के अंदर फंसा हुआ है ना बेचारा नंबर √5, उसको खाली छोड़ो। तो 3 यहां पॉजिटिव है, उधर जाके बच्चों खाली करना है, तो अपन को इसको वहां भेजना पड़ेगा, P/Q -3। क्लियर है ना बच्चों, चाहो तो एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व कर दो, नहीं करना है सॉल्व तो आप छोड़ सकते हो। बच्चों गौर से देखना, गौर से, ठीक है। मैंने इस पूरे पोर्शन को LHS और RHS में डिवाइड कर दिया है, ऑल्दो ऐसा कोई करते हुए नहीं मिलेगा आपको, पर मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, ताकि एक्सप्लेनेशन अच्छा हो, बेटर हो। एक बात बताओ बच्चों, मेरे पास LHS है, दोनों इक्वल टू में लगे, ध्यान रखना बेटा, इक्वल टू चल रहा है। जो मेरे पास LHS है √5,
बच्चों ये तो इर्रेशनल होता है। देखो मैंने इर्रेशनल ये दिया भी होता है कई बार, और नहीं दिया है जैसे इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है उन्होंने, तब भी आप मान सकते हो, ठीक है। इसका नेचर इर्रेशनल है। बच्चों अपना जो LHS आया वो आया इर्रेशनल नंबर। भाई साहब जो LHS आ गया है ना, जो LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड एक नेचर लिए बैठा है, और वो नेचर क्या है? इर्रेशनल नेचर। इर्रेशनल नेचर लिखना चाहिए मुझे, सॉरी, इर्रेशनल नेचर। ठीक है, अब अपन चलते हैं RHS की तरफ। चलो भाई RHS की तरफ भागते हैं। यार एक बात बताओ मुझे छोटी सी, ठीक है, P/Q जो भी है -3, ठीक है, P/Q जो भी है यार, P जैसे यहां कॉमा लगाता हूं मैं, P एंड Q नहीं, P, Q, 3 तीनों लिखते हैं अपन। लेट मी जस्ट इरेज दिस। P, Q, 3 तीन चीजें हैं मेरे पास यहाँ, P है, Q है और 3 है। तीनों ही क्या है बच्चों? इंटीजर्स का नेचर है इनका। भाई इंटीजर्स भी तो होंगे, कोप्राइम के साथ साथ भैया नंबर्स भी तो हैं। इनका बेसिक नेचर क्या है? ये इंटीजर्स हैं। P, Q and 3 आर इंटीजर्स। और बच्चों याद रखना अगर इंटीजर्स आपस में खेल रहे हैं, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, अगर इंटीजर्स आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करें बच्चों, उनका सॉल्यूशन आपको क्या मिलेगा? उनका ओवरऑल नेचर रेशनल होता है। जब एक इंटीजर दूसरे इंटीजर के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इंटीजर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करे, आपस में वो 3-4 इंटीजर्स खेल रहे हैं, प्लस से खेल रहे हैं, माइनस से, मल्टीप्लाई से, डिवाइड से, तो बच्चों ओवरऑल मेरे पास जो RHS का नेचर आएगा वो आएगा रेशनल नेचर। ये रेशनल होते हैं। अगर आप कभी इंटीजर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट मी जस्ट गिव एन एग्जांपल, ठीक है, जैसे मैं दो एग्जांपल -2/3 और -3 ऐसा ले लेता हूं, ठीक है बच्चों। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो -2 -9/3 -11/3। अब भैया ये भी तो एक इंटीजर ही आया, ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था, आपस में प्लस माइनस जो भी हो रहा उनका बच्चों, आपस में आपको फॉर्मूला पूरा कैलकुलेशन करके -11/3 आया। भैया ये क्या है? P, ये क्या है? Q। ये भी आपको जो उसने फॉलो अप दिया, जो आपको रिजल्ट दिया बच्चों, ये एक रेशनल नंबर ही तो है, राइट? ये एक रेशनल है। तो बच्चों आप इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन का नेचर लिखोगे रेशनल नेचर। ठीक है, आप क्या लिखोगे बच्चों? यू विल राइट कि भाई साहब हम RHS तो रेशनल नेचर का है। अब एक बात बताओ मुझे, भाई छोटी सी बात पूछ रहा हूं मैं, जस्ट लेट मी जस्ट इरेज दिस। बच्चों एक बात बताओ मुझे यार, कि अगर मेरा LHS, गौर से देखो उधर जो लिखा हुआ है, अगर मेरा LHS इर्रेशनल शो कर रहा है, जो ऑलरेडी है अपने आप में इर्रेशनल है, ये आपको कभी कभी दिया रहता है लिखकर, कभी कभी नहीं दिया रहता है, और जो RHS है वो रेशनल है, क्या इर्रेशनल और रेशनल नेचर के बीच में इक्वल टू लगा वैलिड है? सही है ये? आप कहोगे नहीं सर, LHS अपना मान के चलो अलग चीज है, RHS बिल्कुल अलग चीज है, दोनों डिफरेंट है। तो भाई साहब आप आप बीच में इक्वल टू कैसे लगा सकते हो? तो आप लिखोगे देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। भैया ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। आप इन दोनों के नेचर को कंपेयर कर लो ना। आप क्या कहोगे भाई साहब? आप कहोगे LHS हमारा इर्रेशनल है, विच कैन नेवर बी इक्वल टू रेशनल, है ना? आप कहोगे इर्रेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू रेशनल। तो बच्चों अब आपका वही 2-4 लाइन आप लिखोगे, क्या? Here is a contradiction and this contradiction is because of our supposition। तो आप क्या लिखोगे? Therefore here is a contradiction, स्पेलिंग पूरा लिख देना, ठीक है? Here is a contradiction due to our supposition, due to our false supposition। हमने जो सपोज किया था वो गलत साबित हुआ, ड्यू टू आवर फॉल्स सपोजिशन। Hence we can say that 3 plus root 5 is not a rational। हमने रेशनल माना था ना भैया, not a rational, is not
रेशनल नंबर। ये भाई साहब रेशनल नहीं है, इज नॉट अ रेशनल नंबर, बट इट इज एन irrational number, but it is an irrational number, hence proved। खत्म। आई होप आपको समझ में आ रही हैं चीजें, राइट? इफ यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट, आप पढ़ने वाले हो, अगर बच्चे आप पढ़ना चाहते हो, आप सच में सीखना चाहते हो बच्चों, देन आई कैन गारंटी यू आप इसके बाद प्रैक्टिस करोगे, और नहीं आए दोबारा देखो, पॉज कर करके देखो, मेरा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा बच्चों। देखो इसको, बार बार देखो, आप सीखो, है ना? आपका जो फाइनल डिसीजन होना चाहिए, फाइनल रिजल्ट आना चाहिए ना, मुझे ये क्वेश्चन आ गया, बस ये होना चाहिए, मुझे एक एक लाइन आ गई लिखनी कि भाई इस स्टेप के बाद ये लिखना है, इस स्टेप के बाद सर ने ये बताया था ये करना है। तो द मेन कॉन्सेप्ट इज टू गेट द स्टेप्स एंड वी कैन अप्लाई दोस स्टेप्स इन ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं, राइट? चलो इसको कॉपी करो बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट जो है ना बच्चों, 6 + √2, वो तो बिल्कुल डिट्टो इसी की तरह है जो अभी अपन ने सेकंड किया था ना, डिट्टो इसी की तरह है, तो वो तो मैं छोड़ रहा हूं, स्किप कर रहा हूं। यू कैन ट्राई दैट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 बाय योर ओन, ट्राई करना, जरूर करना, ठीक है? कैसे ट्राई करोगे? मैंने जो वीडियो में भी समझाया है ना सेकंड क्वेश्चन, उन्हीं के स्टेप्स एक एक करके फॉलो करते जाना, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। नहीं समझ में आए दोबारा देखो, प्रैक्टिस करना मत छोड़ो, तब तक प्रैक्टिस करो जब तक परफेक्टली आप वो क्वेश्चंस करने ना लगो, राइट? लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 1 बच्चों क्या है? लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। हमें प्रूव करना है 1/√2 इज इर्रेशनल। हमें यह प्रूफ करना है, इज इर्रेशनल, कोई अलग नहीं है बच्चों, बिल्कुल डिट्टो सेम है। चलो बता देता हूं क्या है, देखो हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है 1/√2 को। अच्छा वही पहली लाइन तो सेम है। लेट अस सपोज दिस इज अ रेशनल, ठीक है? सपोज 1/√2 इज रेशनल। और बच्चों ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूं, √2 जो खुद है एक प्रॉपर, एक पूरा का पूरा नंबर है, वो इर्रेशनल है इस क्वेश्चन में। दिया हो सकता है और नहीं भी दिया हो, तब भी आपको मान के चलना है, दिमाग में रखना है, √2 इज इर्रेशनल, ठीक है? चलो सपोज 1/√2 इज रेशनल नंबर, इज रेशनल, ठीक है? क्या कर सकते हैं भाई, आपको पता है कि सर 1/√2 को आई कैन राइट डाउन P/Q के फॉर्म में। बच्चों √2 ऊपर होना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है, रेसिप्रोकल कर दो। मुझे प्रोकल करके क्या पाएंगे? √2/1 लिखने की जरूरत नहीं है, Q/P, है ना? अच्छा हाँ, एक लाइन तो लिखना भूल ही गया मैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर को-प्राइम, ठीक है? को-प्राइम्स। ये तो भैया जान है इस क्वेश्चन की, ये तो जरूरी है लिखना, ये पूरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब आपके पास ये पोर्शन आ गया बच्चों, √2 खाली होना चाहिए, जैसे अपन ने √5 को खाली कराया था ना, एम्प्टी कराया था LHS में, ऐसे ही यहां तो ऑलरेडी खाली है, तो अपन को किसी चीज को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों ये हो गया अपना LHS, लेट अस मार्क दिस एज LHS, और ये हो गया बच्चों अपना RHS, ठीक है? 2 हिस्से कर दिए हमने। अब बच्चों आपको पता है कि √2 जो खाली LHS में बैठा हुआ है, इसका एक ओरिजिनल वर्जन क्या होता है? इसका वर्जन है इर्रेशनल नेचर, है ना? इसका ओरिजिनल जो नेचर है, तो भैया √2 जो है ये आपको इर्रेशनल नेचर देगा कि सर ये तो इर्रेशनल होता है ना? दिस इज इर्रेशनल इन नेचर, तो अपन ने लिख दिया इर्रेशनल नेचर। स्पेलिंग बेटा गलत नहीं लिखी है, स्पेस नहीं है, ई छोड़ दिया है मैंने, ठीक है? RHS पे आते हैं बच्चों, लेट अस कम ऑन टू RHS। यार एक बात बताओ, अगर ये RHS है Q/P, तो भैया Q और P क्या है? आपको मैंने बताया था Q एंड P आर इंटीजर्स, और इंटीजर्स का खेलना कूदना, इंटीजर्स का प्लस माइनस हमें रेशनल रिजल्ट देता है। तो बच्चों आप क्या कहोगे कि सर ये तो रेशनल रिजल्ट है,
रेशनल नेचर है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। लिख देना नीचे एक लाइन, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। चलो लिख ही देता हूं मैं, बिकॉज पी क्यू आर इंटीजर्स। लो भैया हो गया, ठीक है। इस लाइन को गौर से देखना। अब अपन जो लाइन लिख रहे हैं, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। नहीं भैया, LHS और RHS कैसे इक्वल हो सकता है भाई? LHS अपन को दिखा रहा है इर्रेशनल नेचर, है ना, ये तो इर्रेशनल नेचर दिखा रहा है। और बच्चों RHS हमें क्या दिखा रहा है? रेशनल नेचर दिखा रहा है। तो भाई साहब कहां से इक्वल हो सकता है ना? दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। तो क्या कहेंगे भैया? फिर से वही लाइन बच्चों, here is a contradiction and this contradiction is because of our, here is a contradiction, ठीक है, due to our false supposition। हमारे गलत सपोजिशन के चक्कर में ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है, राइट। लास्ट में क्या लिखोगे? देयरफॉर 1/√2 इज इर्रेशनल। आप लिख सकते हो इज नॉट अ रेशनल, इज इर्रेशनल, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट भी बच्चों आप अपने आप से ट्राई करो। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, आई होप यू गॉट द सोल्यूशन। आप इसको दोबारा देखना, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इस वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मेरा और आपका सबका ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। 1.2 1.3 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।